हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। और आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से नए पॉडकास्ट में। और आज जो अपने मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, लाखों युवाओं के दिलों पे राज करने वाले, लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं उनके जैसा युवाओं का जो एक बनने का सपना है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान जो कि बिजनेस इंडस्ट्री से लेके और फिल्म की दुनिया तक राज करते हैं। और आज हमारे बीच आप सबके साथ अपनी एक लाइफ ऑफ जर्नी, जो उनके सक्सेस रहे हैं, उनके जो लाइफ के मोमेंट रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने एक बिजनेस के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी अपनाई और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना कदम रखा। तो आज हम आप सबका मुलाकात करवाएंगे अपने प्रिय सर SRK सर से, और जो कि एक बिजनेस के साथ साथ एक्टर भी। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। अरे नहीं सर, आप के आगे हम लोग कुछ नहीं। हम लोग तो भाई आपके जैसा बनने का एक जो हम लोगों का जुनून है कि आपके जैसा हम लोग बने, हम लोगों की इंस्पिरेशन है एक तरीके से। तो सर, आप अपने बारे में हमारे जो आइडियंस है। मेरा नाम रईस वारसी है। मैं चूंकि शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और मैं बेसिकली गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नाउ आई एम शिफ्टेड इन लखनऊ। तो मेरा चौक में ज्वेलरी का बिजनेस है। इसके अलावा मैं थिएटर भी करता हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री से जो भी एक्टिविटी यूपी में होती है, स्पेशली खान साहब की, तो रेड चिल्ली से मेरा कनेक्शन है। तो जो भी मूवीज होती है, ऑडी वगैरह, मैं ही फाइनलाइज करता हूँ, और टिकट्स वगैरह का सारे देखता हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं वो, चूंकि फैन हूँ मैं, तो मेरे बच्चों के नाम भी, जो मेरा बेटा है उसका नाम आर्यन है, और जो बेटी है और सुहाना है, और एक छोटा बेटा है अब्राम है। तो मैं इसलिए शाहरुख खान का फैन भी हूँ, और इंस्पायर्ड करता है ये नाम सारे दुनिया को, सारे वर्ल्ड को। और मैंने भी उनसे इंस्पायर्ड किया। मेरी मुलाकात उनसे NSD दिल्ली में हुई थी, सर बैरी जॉन के प्ले जब चल रहा था, वहीं से मैं उस बंदे से इंस्पायर्ड हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था उन दिनों, फौजी शूट हो रहा था, तो सर बैरी जॉन का शोज मैंने कुछ किया है, ज्वाइन किया है। तो वहां मुझे मौका मिला खान साहब से मिलने का, तब से आज तक मैं उनका फैन। स्टूडेंट लाइफ के बारे में पहले कुछ अगर ऑडियंस को। 12 करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। कुछ दिन हमारा साथ जो भी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक जी के साथ रहा। एक साथ हम लोग एक ही हॉस्टल में हम लोग रहे उनके साथ। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं चला गया दिल्ली। वहाँ पे हमने थिएटर किए। फिर थिएटर करते करते फिर जैसा कि सभी के फैमिली में इश्यूज होते हैं, हमारे फैमिली में भी इश्यूज हुए, थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई कि बिजनेस को भी देखना पड़ा। 2-3 साल मैंने ज्वेलरी का बिजनेस किया यहाँ लखनऊ चौक में, सराफे में। उसके बाद पैसे तो मैं कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था कि मतलब ये पैसा आ रहा है, लेकिन उसके साथ मेरी हॉबी नहीं चल रही है मिश्रा जी। हाँ, एक तो आपका जो लगन था वो चीजें वहाँ पे नहीं हो पा रही। हाँ, जो एक लाइफ है, लाइफ की जर्नी है जो चल रही है, और अगर उसमें हॉबी छूट जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ इनकम्प्लीट है लाइफ में, जो हमारी हॉबी है। अगर हॉबी के साथ पैसा, बहुत बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो जैसी उनकी हॉबी होती है वैसा उनको जॉब मिल जाता है या वैसा काम मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी जो हॉबीज है वो, चूंकि ज्वेलरी बिजनेस की फैमिली से हूँ, तो कहीं से मैच नहीं कर रही। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, और फिर मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस के साथ हॉबीज भी इंक्लूड करते हैं, तब लाइफ शायद अच्छी बीते, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सेहत के लिए जो भी अच्छा है और सबके लिए जो अच्छा है। सर ने जैसा कि कहा कि हम जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय पे हम पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस भी कर रहे थे जी, कि पढ़ाई के साथ बिजनेस के फील्ड में भी सर अपना कदम रख चुके थे। और ये सर आजकल बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होता है कि अक्सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए किसान फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे उनके जो पिता होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके फादर नहीं होते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, और उनका अक्सर ये कहना होता है कि हम पैसों के कारण जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो जैसा कि सर आपने कहा कि हम पढ़ाई के साथ बिजनेस कर रहे थे, तो अगर एक लड़का है तो उसे किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ बिजनेस भी करे, जहां से उसे कुछ इनकम हो जाए और अपनी अच्छी जो एक पढ़ाई है उसे प्राप्त कर सके? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम स्टडी है, ये स्टडी में अगर स्टूडेंट्स हैं कर रहा है तो उसके साथ वो कॉलेज के बाहर या कॉलेज के बाद ट्यूशन कर सकता है, छोटे मोटे मॉर्निंग और इवनिंग के बिजनेस कर सकता है। अब तो बहुत स्पेस है, लेकिन ऐसा करते हुए उसको गिल्टी नहीं फील होनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट नहीं है, वो आखिर नहीं है। वो एक ये है कि आप उस टाइम के साथ अपने आप को चला रहे हैं, एक मैनेजमेंट है कि उसको आपको 3 साल 4 साल उसको कंप्लीट करना है। और चूंकि घर से पैसे आ नहीं रहे होते हैं, या फादर या मदर या फाइनेंस प्रॉब्लम है, या फादर हमारे किसान हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि एजुकेशन के साथ लेने के साथ एक इवनिंग और मॉर्निंग का कोई ट्यूशन या बिजनेस जरूर करना चाहिए, ताकि फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। मतलब भूखे पेट स्टडी नहीं हो पाती है। दैट्स ऑल। तो सर का कहना है कि अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर इवनिंग के टाइम हेल्दी बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हो, वहां से आपकी इनकम भी होती रहेगी। हाँ। और आप अपना जो है एजुकेशन, उसमें कहीं से गिल्टी नहीं फील करना है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, वो एंड नहीं। वो अभी तो आपने लाइफ का स्टार्ट किया है, अभी तो लाइफ आप स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आप चीजें बेहतर संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो आपको सर कुल मिला के नहीं करना चाहिए कि हाँ ये चीज हम कर रहे हैं, वो तो पार्ट टाइम आप कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, वो तो आपके एक लाइफ का पार्ट है छोटा सा, कि आपको इनकम वहां से हो जाए। तो सर आप जिस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए पढ़ाई करने के, और ये जो बिजनेस में आपके, ये आपका ही माइंडसेट था फिर, या दोस्त यारों की वो जो जोड़ी होती है? एक्चुअली मेरा खानदानी बिजनेस है ज्वेलरी का। अच्छा। तो वो बिजनेस तो बाय बर्थ सब कुछ जाना होता है, सीखा होता है, उसमें कुछ समझना नहीं, मतलब करना नहीं होता है। तो एडमिशन के साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी, चूंकि सारा बिजनेस हमारा मतलब मेरे गांव में या मेरे कस्बे में उधर ही था, तो मैं हेल्प कर देता था, पार्सल आना, पार्सल लेके जाना, या कुछ चीज़ें ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह इस छोटे से हेल्प करना, और ज्वेलरी के बॉक्सेस का होलसेल काम करना है। बिजनेस के साथ साथ मैंने ये काम किया। तो मैं अपने टाइम में फाइनेंस की घर से पैसे नहीं लेता था, घर वाले दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटी करते हुए मुझे पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। मैं अपना मतलब फीस, अपना खाने का खर्चा और अपना छोटी मोटी एक्टिविटी, शूज, फैशन वियर या ड्रेसेस वगैरह मैं खुद मैंने करना सीखा। जी। तो ये भी देखिए, जैसा कि सर आज फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़े चेहरे हैं, बिजनेस के फील्ड में तो सर का नाम बहुत ही आगे है, और सर ने भी वो काम किए हैं जो आप लोगों को करने में शर्म आता है। अक्सर जो लोग स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे पढ़ाई के साथ अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फैमिली के जो अड़ोसी पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे। एक्चुअली जो मिश्रा जी, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं शुरू में बहुत सारी हेजिटेशन होती है। वो बच्चा समझता है, वो अपने आप को अपने फादर से या अपने माशरे से, अपने खानदान से रिलेट करके आता है कि आई एम दिस, आई एम दैट। तो अपना घर छोड़ना, अपना प्लेस छोड़ना, फिर नए शहर में जाके स्ट्रगल करना, अपनी जगह बनाना, अपनी पैड बनाना, लोगों से मिक्सअप होना, गुड बैड की पहचान करना, काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर शांत स्वभाव से, शांत नेचर से अगर वो इस चीज को समझेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बहुत नॉर्मली अपना ट्रैक चूज कर सकता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्ट्रगल जोन में जाना पड़ेगा अगर सक्सेस आपको। राइट है सर। और ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त को समझना चाहिए, और ये वक्त ये जो चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। तो मेरा सभी ऑडियंस से कहना है, और आपके थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये सारे बच्चों से कहना है कि अपनी हॉबीज को ना मारें, अपनी हॉबीज के साथ अपनी स्टडी भी करें, और अल्कोहल, नशा, गलत चीजों से दूर रहें, हेल्दी इंटरटेन करें, हेल्दी खाएं, जूस पिएं, ड्राई फ्रूट्स लें, एक्सरसाइज करें,
पॉजिटिव वे में रहे। अगर आपको 400 लोग नफरत करते हैं और 4 लोग प्यार करते हैं, तो आप 4 लोग के बीच में रहिए, वो पॉजिटिव वे आपको देंगे, वो जिंदगी जीने को एक टॉनिक देंगे। ये मेरा फलसफा है, ये मेरी बातें हैं कि जो लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग, चश्मा लगा लूं शायद अच्छा लगूंगा, जो लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं उनके बीच में रहें, क्योंकि वो 4000 पे भारी पड़ेंगे। ये दुनिया में बहुत टाइप की निगेटिविटी है, हमें ऐसी बातों से क्या लेना देना। हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमारे अच्छे ट्रू फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं। हमें 4 चाहिए और 4 के बीच में रहना चाहिए। इफ यू कंपेयर टू 400, दैट्स माय थ्योरी, दैट्स माय फिलॉसफी। स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। वो जब पढ़ाई कर रहे होते कहते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरी क्लास होती है, उसके बाद में मेरे पास जॉब करने का टाइम नहीं होता है, मेरे पास बिजनेस करने का टाइम नहीं होता है कि मैं 4 से 6 घंटे का पार्ट टाइम कहीं पे जॉब या कुछ इनकम का काम कर सकूं। और वही लड़के जो होते हैं वो बाहर जाके पता चला कि दोस्तों के साथ निकल गए घूमने, तो रात को 2 बजे 3 बजे घूम के आ रहे हैं, या फिर मूवी देखने पूरी रात देख रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उन चीजों से दूर होके आपको कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए? मेरी समझ से अगर अभी स्टडी करते हुए आपने इंटरटेन को ऐड कर लिया, अनहेल्दी इंटरटेन को ऐड कर लिया, जैसे अनहेल्दी इंटरटेन मीन्स की कोई फ्रेंड्स मिला, चलो यार मूवीज देखते हैं, चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है, अवॉइड करना है, अपने आप को रूम में पैक कर लेना है। ये सोचना है कि मुझे 5 साल ऐसी चीजें नहीं करनी है। एक संडे आता है, उस संडे में थोड़ा हम चेयर अप होंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो गॉड, खुदा, भगवान ऑटोमेटिक आपके पास लाके उनको रख देगा, ऑटोमेटिक आपसे उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। और ये साथ में लेके घूमने वाले फ्रेंड्स, ये मतलब हर वक्त हर जगह नहीं कहा जा सकता, अपवाद होता है, लेकिन आई थिंक ये ठीक नहीं होते हैं। जो फ्रेंड्स जो नए सोसाइटी में जाना, नए एटमॉस्फेयर पे जाना, नए माहौल में जाके एक ऑटोमेटिक फ्रेंड्स अपने आप आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आप स्टडी करने वाले अगर बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक स्टडी करने वाला बच्चा आपको इंटरेक्ट करेगा, आपके पास आएगा, आपसे बैठेगा, आपसे बातें करेगा, वो आपसे किताब बुक्स की बातें करेगा, गिव एंड टेक की बातें करेगा बुक्स की, और नॉलेज लेगा, नॉलेज देगा, और गलत चीजों से रोकेगा। और अगर ऐसे भी आपके लाइफ में ऐसे दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड, चलो यार मूवी देखें, दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग मनी, दैट्स ऑल। तो उन लोगों से बचना है, और फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपको दोस्ती करनी है, आप ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो तैयारी कर रहे हो, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो लाइफ में घर जिन्होंने छोड़ा है कुछ बनने के लिए, भूखे पेट रह रहे हैं, हॉस्टल में पूरी खा रहे हैं, रूम पे खाने को नहीं है, तो उस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस चीज को समझना चाहिए मिश्रा जी, और ये सोचना चाहिए कि यहाँ मैं कुछ बनने आया हूँ, कुछ बन के जाऊंगा। मूवीज तो मैं 5 साल बाद देख लूंगा, और सारी इंटरटेन तो मैं 2-4 साल 5 साल बाद कर लूंगा, जब मेरा अभी तो लाइफ शुरुआत हुई है, अभी बहुत टाइम है ये सारी चीजें करने को, तभी तो क्यों ना मैं कैरियर पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। हाँ, या तो आज 5 साल एंजॉय कर लो, फिर अगला 50 साल आप स्ट्रगल करोगे, या फिर आज 5 साल अगर आप मेहनत कर लो तो अगला 50 साल वो आपको तय करना है। आप बेहतर समझते हैं कि लाइफ को कैसे किधर ले जाना है। कि अगर आप घर से इसलिए आए हैं कि इंटरटेन करेंगे, मूवीज देखेंगे, फैशन करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो फिर वो बेकार है, वो उसमें कुछ मजा नहीं है। फिर आप बैक टू पैवेलियन होंगे और माँ बाप के पैसे खराब होंगे और आप भी कुछ बन नहीं पाएंगे। फिर ये पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा कि आपने मैं कुछ कर नहीं पाया। रीजन खुद आप है कि आप कुछ कर नहीं पाए, बहाने ढूंढते रहे। हाँ, एक्सक्यूजेस, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो अच्छी कंपनी में रहना मुझे लगता है कि बेस्ट है। पॉजिटिव लोग के बीच में रहना हमें लगता है कि बेस्ट है और रहना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आप भी हॉस्टल लाइफ से निकले हो। जी सर। और हम लोग भी अभी हॉस्टल लाइफ में ही हैं। हॉस्टल लाइफ ही है ये तो सर, जैसे हम लोगों की हॉस्टल लाइफ थी ऐसे ही सेम आपकी भी थी कि कुछ अलग थी? वही हॉस्टल में जैसे हम लोगों का है कि दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करना? नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में था, तो मेरा हॉस्टल जो है एलबीएस जस्ट पीछे लगा हुआ था, उसी गेट के पीछे लगा हुआ था। तो
हम तैयार होके मिल्क बार होते हुए एलयू के कैंपस में आ जाते थे, तो मुश्किल से 5 मिनट लगते थे। हॉस्टल कैंपस में ही हॉस्टल था वो। तो वहाँ की लाइफ ये थी कि 2 टाइप की लाइफ थी। एक तो पॉलिटिशियन थे और एक लॉबी थी पढ़ने वाले बच्चे जो आज आईएएस पीसीएस हैं। और जानता हूँ कुछ पॉलिटिशियंस हैं टॉप के यूपी में, और उनको भी जानता हूँ, शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा। नहीं हाँ, प्राइवेसी है उसमें। हाँ, वो सलीम है। तो वो अपनी जगह सही थे। उन्होंने वो जिस काम के लिए आए थे उन्होंने उस क्षेत्र में अचीव करा। और जो बंदा आईएएस पीसीएस बनने आया था और उसने उस पर कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी की और अचीव किया, मुझे लगता है दोनों सही थे। और इन दोनों में से एक ऐसे बंदे भी हमें दिखते थे कि वो जस्ट वेस्टिंग टाइम, यहाँ घूमना, मूवीज देखना, हजरतगंज जाना, जनपद जाना। तब मॉल का कल्चर नहीं था। हजरतगंजिंग होती थी, तो हजरतगंज जाते थे, घूमते थे, टहलते। मैं भी कभी कभी जाता था, लेकिन फिर सेंस ऑफ ह्यूमर फिर मुझसे कहा कि नहीं, दिस इज नॉट फेयर, आप जो करने आए हैं वही करें। और यही था हमारे टाइम पे। आज के जो युवा हैं उन्हें भी ये चीजें सर से सीखनी चाहिए कि सर ने जैसा कहा कि हॉस्टल लाइफ में अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, आगे कुछ कर नहीं पाए, हम उस माहौल में ढल गए। तो सर भी हॉस्टल लाइफ से आए, सर ने जैसा कि कहा कि एक पॉलिटिशियन वाले ग्रुप थे, एक थे कि जो तैयारी अपनी कर रहे थे, और एक थे जो कि पूरा दिन लफंगों की तरह घूमते थे। एक आम भाषा में अगर कहा जाए, वो गायब है, इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहे। हाँ, वो दिख नहीं रहे उनको। पॉलिटिशियन जो छात्र नेता कैंपस में था वो आज यूपी की पॉलिटिक्स में है। और जो आईएएस पीसीएस की रूम बंद करके तैयारी करते थे, जो अपने कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे साथ के कि वो हॉस्टल में ताला बाहर से लगवाते थे मिश्रा जी, कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर कोई स्टडी कर रहा हूँ। चपरासी से उसकी फिक्सिंग होती थी, चपरासी आता था, वो फिर वो सुबह 4 बजे 5 बजे अनलॉक कर देता था, ताला बाहर से खोल देता था। ऐसे भी बच्चे थे। वो आज आईएएस पीसीएस की पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो बीच के लड़के थे घूमने टहलने वाले, यहाँ चले वहां चले, वो ऑल ऑफ बिकम रूइन, कुछ कर नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी एक बार मौका देती है, फिर अपने पेरेंट्स से ये रिग्रेट न रहे कि आपने हमें पढ़ाया नहीं, आपने हमें लिखाया नहीं, आपने हमें आगे बढ़ाया नहीं। अब तो लाइफ सारी चेंज हो गई मिश्रा जी। अब तो नेट और मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता और ना पढ़ने वाले को कोई पढ़ा नहीं सकता। जैसा कि हॉस्टल लाइफ में होता है कि रात के 2-2 बजे तक मूवी देखते हैं लोग, और सुबह फिर 12 बजे तक उठना, कॉलेज की क्लासेस मिस करना। ऐसा आपने भी सर किया? इस टाइम तो सोशल मीडिया है, शायद ऐसा करते हो। और मैंने स्टडी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। जब भी अपने क्लासेस में जाता था, लुक थोड़ा सा ठीक ठाक था, थैंक्स गॉड, थैंक्स भगवान। सर इतने हैंडसम तो आप देख ही रहे हैं। तो उस वक्त मैं और हैंड बहुत ठीक लग रहा था। लोग मुझे अफगानी समझते थे। मैं जब कैंपस में थोड़े उस टाइम ये था कि बाल और थोड़े से ब्राउन कर लो, भी तो कम है उस टाइम, न्यू टीन एज थी। तो उस वक्त, अब तो माइंड मैच्योर है, उतना नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मुझे अफगानी समझते थे। मेरे साथ के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे मेरे जो क्लोज थे, वो मुझसे अफगानी लैंग्वेज में बात करते कि दूसरों को बेवकूफ बनाया जाए, तो हम वैसे रिप्लाई भी दे देते अफगानी लैंग्वेज में। उस टाइम लखनऊ यूनिवर्सिटी में केनिया के स्टूडेंट्स बहुत थे और फिलिस्तीनी और अफगानी भी स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते थे, तो मुझे लोग अफगानी समझते थे। सर जैसा कि आपने कहा कि हैंडसम थे, आज भी आप हैंडसम हो, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो सर फिर तो लड़कियां आप पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती रही होंगी, तो मतलब कोई था ऐसा कि जिससे आज भी मतलब वो प्यार बेवफा, जो कहते हैं अक्सर लड़के कि हमें प्यार हो गया था, उस लड़की के बिना हम जी नहीं सकते, कोई ऐसी आई आपके भी लाइफ में? प्यार वार के चक्कर में मैं कभी पड़ा नहीं हुआ। और प्यार के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। प्यार तो ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड हो जाता है। हाँ, मैंने जो अपने साथ की लड़कियां थी तो मैं उनमें पॉपुलर था कि मैं सही इंटेंशन से उनसे बात करता था। मैं कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता था तो उनके रॉन्ग वे में उनसे बात की जाए। तो सारा हेल्दी एटमॉस्फेयर मैंने मेंटली
रखते हुए उनसे बात की, तो वो हमें इतना, सारी लड़कियां इतना हमें प्यार करती थी कि अपने फ्रूट्स लाती थी, खाने की चीजें लाती थी, मुझे दे देती थी। मैं सबका हो जाता था और सब मेरी आती थी, मैं सारी चीजें उनकी खा लेता था। वो तो सर वो तो वाली कहानी हो गया, जैसे कान्हा जी थे तो उनकी गोपियां कई सारी थी और वो हाँ अकेले थे, सब जो उनसे प्यार करती हाँ, थी। तो एक रिस्पेक्ट की भावना थी मेरे जहन में सबके लिए, और वैसा वो भी हमें ट्रीट करती थी। तो अगर हम प्यार और अफेक्शन इन सब टाइप की चीजों में पढ़ेंगे तो हम बुक्स को कहाँ टाइम दे पाएंगे, हम तो रोएंगे, हम तो फ्रस्ट्रेट होंगे। अब मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं था और पढ़ना भी नहीं चाहिए। प्यार नेचुरल चीज है, वो अपने आप गॉड करा देगा, वो खुदा अपने आप करा देगा, भगवान, आपके बस की बात नहीं है। अगर बियॉन्ड आप इसके जाते हैं तो वो एक खराब चीज हो गई कि आप फोर्सली किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी सोच है। तो सर इतनी लड़कियां अट्रैक्ट हुई, उसमें आपको किसी से प्यार नहीं हुआ कि हुआ? नहीं आप नहीं, बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, प्यार नहीं, दोस्ती हुई, हेल्दी दोस्ती हुई, हेल्दी फ्रेंडशिप हुई, और वो अभी तक है, आज भी है सर। तो जो हेल्दी फ्रेंडशिप होती है स्पेशली गर्ल्स से, वो बहुत लाइफ टाइम तक चलती है। और जो ये प्यार का एंगल, ये हमेशा नहीं चलता है, ये खत्म हो जाएगा। उनकी एंगेजमेंट कहीं होगी, उनकी शादी होगी, आप रोएंगे, वो रोएंगी, और उसके आगे बात नहीं चलेगा। अगर आपका फीमेल से हेल्दी रिलेशनशिप है, स्पेशली मैं कैंपस की ही बात कर रहा हूं मैं, तो वो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी तब भी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये मेरे कॉलेज का है, मेरे स्टूडेंट्स का है, मेरा दोस्त है। दोस्त एक शब्द होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर एज ए फ्रेंड आप देख रहे हैं फीमेल को भी, तो वो लाइफ टाइम चलेगा। और उसमें बहुत ही हेल्पिंग होता है एक दूसरे से, कि फ्रेंड्स का मतलब जो समझ गया ना, वो जिंदगी को समझ गया। ये है मिश्रा जी। सर जैसा कि आज का हम लखनऊ देखते हैं, और आज लगभग 15 साल 20 साल पहले आप यूनिवर्सिटी में थी, कितना बदलाव आ चुका है इस लखनऊ? सर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ढेर सारे शहर बहुत बड़ा हो गया है, मॉल कल्चर आ गए हैं। पहले हजरतगंज हुआ करता था, जनपद हुआ करता था, मॉल कल्चर आ गए। अब रेसिडेंस के लिए शायद यूपी का सबसे अच्छा शहर ये हो गया है, ऐसा कुछ बोला जाता है, और ठीक ही बोला जाता है। तो अगर यूपी में रहने लायक कहीं है तो लखनऊ है। और 100 किलोमीटर सराउंड में सारे डिस्ट्रिक्ट इस अवध को, लखनऊ को कनेक्ट करते हैं, वाया बिजनेस, वाया ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, या फिर बिजनेस की एक्टिविटी हुई, या स्टडी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत डेवलप हो चुका है। और हमारा लखनऊ, हमें जो लगता है कि मैं मुंबई आता जाता रहता हूँ, शूट के सिलसिले में, थिएटर के सिलसिले में, खान साहब के बर्थडे में आता जाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई से बेहतर हमारा लखनऊ है। साफ सफाई के मामले में, नीट एंड क्लीन के मामले में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, काफी डेवलप हो चुका है, और आगे और डेवलप होगा। मेट्रो चलने लगी, एक अमेरिका में हम लोग देखते थे, रील्स में देखते थे, मेट्रो चलने लगी, और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमें तो ये लगता है कि सभी को एक इन्वेस्टमेंट लखनऊ में भी करना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन मैं बोल रहा हूँ, बाकी सबकी अपना बजट होता है, अकॉर्डिंग टू बजट सभी सोच सकते हैं, लेकिन एक मेरा यह है कि प्रॉपर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। मैं भी शुरू में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज शायद टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाए, तो 2-3 प्लॉट्स हैं हमारे बीबीडी के पीछे देवा रोड पे, और चौक में हमारा खुद का ज्वेलरी का एक शोरूम है लखनऊ चौक में, जहाँ मक्खन खाया था 2 सांझ दिलवाला ने, पॉप म्यूजिशियन जो पे आए हुए थे। और ये है कि सर एक इन्वेस्टमेंट तो यहाँ होना चाहिए, और बनता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, टैग लग जाता है कि यू आर लखनऊ वाइट्स। मैं शुरू में जब आया था तो मुझे ऐसा गांव वाला बोला जाता था, लेकिन राइट नाउ कि मुझे भी एक लखनऊ वाइट्स का ठप्पा मिल गया है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। शहर अच्छा है, बहुत कुछ करने को है, बिजनेस से रिलेटेड, और स्टडी से रिलेटेड, और मेडिकल से रिलेटेड, और एक्टिंग से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा स्टूडियो मैं खुद खोलने वाला हूँ, जिसमें आप हमारे साथी होंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहे एक दिन, तो हम वो सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराएंगे जो मुंबई में है। शूटिंग से, एक्टर से मुंबई से आएंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम बात करें मिश्रा जी, तो बिहार वाले, भोजपुरी वाले, ये
इनकी लोग भले कुछ कहें, लेकिन उनकी कम से कम एटलीस्ट एक पहचान तो है कि वो उनकी अपनी ऑन इंडस्ट्री है, ऑन सब कुछ है, अपनी फिल्में बनाते हैं, अपने क्षेत्र की फिल्में बनाते हैं। वल्गरिटी को लेके या सॉन्ग्स को लेके कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन आप सोचें कि दे आर बिहारीज, लोग बिहारीज कहते हैं, लेकिन रियल में वो विनर है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, अपने एक्टर हैं, अपने एक्ट्रेसेस हैं, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड के मोहताज नहीं है। वैसे हम चाह रहे हैं कि मैं लखनऊ में एक बेहतरीन सारी सिस्टम को क्रिएट करूं, लोग मुंबई से लोग यहाँ शूट करने आए और यहाँ से सारी शूटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मुझसे ले, मुझसे मांगे, मैं उनको मैं दूं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी हो जाएगा और एक इस क्षेत्र में एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, एक अच्छा सा माहौल बनेगा। इसको मुझे करना है, मैं करूंगा। और आप लोगों का अगर साथ रहा मिश्रा जी, आप तो हमेशा हमारे घर के, हमारे गाँव के हैं, तो आप हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। आपने पॉडकास्ट अपना शुरू किया और मैं तो जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये हलचल मचा देगा आपका पॉडकास्ट व्यूज के मामले में, और पॉजिटिव टॉकिंग जो आप करते हैं और आपका जो एक मिजाज है बहुत बेहतरीन है। ये मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं स्क्रिप्टेड ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, एज ए फ्री टोन में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका मिजाज बहुत बेहतरीन है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आपकी लाइफ में सब बेहतर होगा और बहुत आप कामयाब होंगे। क्योंकि रील्स सभी बना रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, अनहेल्दी चीजें बना रहे हैं। आप पर्सनालिटी को ढूंढ रहे हैं और एक स्ट्रगलर को ढूंढते हैं, वेल सेटल को ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट, आपका ये चैनल सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और आज जो पॉडकास्ट आज हो रही है मेरे आपके साथ, आप लिख लीजिए, 5 साल बाद आप मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप हम लोगों के इंस्पिरेशन है, आप ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर सर, भोजपुरी में जो बॉलीवुड के सबसे दिग्गज अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन सर, वो भी भोजपुरी में एक समय काम किए। हाँ, वो भी भोजपुरी, तो भोजपुरी बहुत आगे निकल चुकी है। और आपने कहा कि लखनऊ में अगर शुरुआत हो, जैसा कि हम लोगों का अवधी है, लेकिन अवधी आज लगभग बड़े मंच पे तो उसकी कहीं पहचान ही नहीं। जो मूवीज इन दिनों बन रहे हैं मिश्रा जी, उसमें अवधी लैंग्वेज को यूज करते हैं, और वेब सीरीज स्पेशल आप ले लो, उसमें से मैं तो इससे एग्री नहीं करता, उसमें अब्यूजेस होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता। हेल्दी चीजें हेल्दी ही होती हैं, लेकिन अवधी लैंग्वेज अगर कोई बॉलीवुड के स्टार यूज करता है तो ऑडियंस बहुत रिलेट करती है। और सारी मूवीज जो मुंबई में बनती है वो किस लिए बनती है? हम यूपी वालों के लिए बनती है, हम बिहार वालों के लिए बनती है। भाई इंग्लिश में मूवी तो बनती नहीं, हिंदी में बनती है ना। तो हिंदी कौन बोलता है? वो हम लोग बोलते हैं ना, यूपी वाले। तो ये हमारे लिए फिल्में बनती है, तो हम लोग बहुत रिलेट करते हैं, ऑडियंस ताली बजाती है। तो यूपी में अगर यूपी का ऑडियंस ना हो तो आई थिंक कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं रहेगी, और यूपी नहीं है तो ये सोच है हमारी। किसी को खराब नहीं कहा जा सकता, वो अपनी जगह अच्छे हैं। उन्होंने मुंबई क्या है? मुंबई मिश्रा जी क्या है? मुंबई एक शहर है, एक डेवलप शहर है। कुछ कोनों पे, कुछ किनारों पे स्टूडियो बना दिए गए हैं, डबिंग स्टूडियो, शूट करने की जगह। हम लखनऊ में करेंगे तो क्या हम सक्सेस नहीं होंगे? 100% हम सक्सेस होंगे। बस एक सही बंदा चाहिए, ईमानदार बंदा चाहिए, ऑपरेट करने वाला, और किसी का शोषण ना हो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो इंशाल्लाह कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन एक सही बंदा हो तो मुझे लगता है कि जो लखनऊ की फिल्म इंडस्ट्री है बहुत आगे जाएगी। और अगर कंपेयर करें तो मुंबई इंडस्ट्री के आसपास ही समकक्ष होनी चाहिए, रहनी चाहिए। ये आज पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, आप 10 साल बाद इस चीज को रिपीट करके देखिएगा। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं तो वो जरूर करेंगे। सर अभी जो नोएडा में भी बन भी रहा है सर, हाँ, योगी जब से ये बीजेपी के गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे बनवाया जा रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री केवल मुंबई में ही शिफ्ट है, वो अपने प्रदेश में भी आए। और आपने कहा कि अगर लखनऊ में भी ये सारी चीजें मिलेंगी तो फिर जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सर आप हॉस्टल से जिस समय निकले थे
उस समय आप बता रहे कि आप बिजनेस में थे, जी आप बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जी। तो फिर आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि जैसा आप ये भी बोले कि आपकी जो हॉबी थी आप उसमें काम करना चाह रहे थे, तो लाइफ आप ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ऐसा माना जाता कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई के लिए तो एक अच्छा पैकेज मिलेगा फिर तो, और यूपी बिहार की माइंडसेट भी यही है कि बच्चा बड़ा हुआ वो अच्छा पढ़ाई कर लिया तो अगर वो नौकरी पा गया तो वो सबसे बेहतरीन मानते हैं पेरेंट्स अपने यूपी बिहार में। तो आप इस मिथ को तोड़ते हुए और अपने कहीं ना कहीं हॉबी के प्रति कैसे शिफ्ट हुए कि आप बिजनेस और एजुकेशन करने के बावजूद आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे, एक उस चमचमाती दुनिया में? एक ही बंदा है जो पूरे इंडिया को शायद इंस्पायर्ड किया, उस बंदे का नाम है शाहरुख खान। और मैंने वो एक नाम नहीं है, वो एक फीलिंग्स है, एक एहसास है, वो एक मोटिवेशनल है कि फर्श से अर्श तक की उन्होंने जो जर्नी कंप्लीट की है वो अपने आप में एक मिसाल है। यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड में उनके नाम के कोर्सेज हैं, स्टडी में पढ़ाए जाते हैं। और एक वही बंदा है जिन्होंने हमें इंस्पायर्ड किया, और वो फौजी के टाइम से ही मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो जैसा कि सर के भी जो इंस्पिरेशन थे वो शाहरुख सर ही थे। मैंने पहला एपिसोड फौजी देखा था खान साहब का, वो चेहरा ऐसा था उस टाइम था कि अमिताभ का जो कैरियर था वो डाउन पे था, दिलीप साहब ढल चुके थे, एक ऑडियंस को एक इन दोनों के मिक्सिंग में एक नया बंदा मिला, और बहुत ढेर सारा लोगों ने इस चेहरे पे महसूस किया कि ये अमिताभ साहब और दिलीप साहब के समकक्ष हैं। तो शायद ऑडियंस ने उनको बहुत पसंद करा, और आज ये है कि वो शाहरुख खान साहब दुनिया के वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर में से एक हैं। वो एक इंस्पिरेशन है, चाहे बिजनेस के एंगल से आप देख लो, चाहे स्टडी के एंगल से देख लो। ये नहीं कि आप हीरो ही बन जाओ, आप स्टडी छोड़ के हीरो ही बन जाओ, कि मतलब शुरुआत हम एक छोटी सी चीज से कर सकते हैं। उनके फादर, ऐसा कि इंटरव्यूज में बोला जाता है, उनके फादर मीर साहब थे, वो NSD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में वो चाय बेचते थे। वो चाय का स्टॉल था, खान साहब हंसराज कॉलेज से आते थे, 2-2.5 घंटे अपने फादर का हाथ बटाते थे। जब NSD कैंपस में वो जाते थे, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूज मैंने वहां से लिया है, जो कैंपस में जाते थे तो एटमॉस्फेयर देखते थे कि ये प्ले चल रहा है, वो प्ले चल रहा है, वो पजल चल रहा है, राज बब्बर साहब प्ले कर रहे हैं, उस जमाने के गिरीश कर्नाड साहब प्ले कर रहे हैं, ओमपुरी साहब कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलो देखता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है जो एटमॉस्फेयर होता है लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। तो उनको वो एटमॉस्फेयर मिला, फिर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी उनको मिली। कर्नल साहब ने कहा कि एक फौजी कर रहे हैं तो एक बेटे की जरूरत है, तो चाय पिला रहे थे उनको, कर्नल साहब को, NSD कैंपस में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो कहा कि सर एक बार मेरे लड़के को देख लीजिए, शाहरुख को देख लीजिए। तो फिर शाहरुख को उनको ऑफिस में भेजा गया, उनको लगा कि ये बंदा हाँ ठीक है, इसको चलो कर लेते हैं। वहीं से उनकी जर्नी थी, वो आज सबके सामने है कि वो एक इंडिया की शान है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आता है तो वो भी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सजरीटा। अभी बराक ओबामा साहब ने बोला, अभी जो मेयर थे आपके मोमदानी साहब, वो भी बोले कि मैं शाहरुख खान से मतलब इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो कहने का मतलब नहीं है कि आप सारे हीरो ही बन जाओ, आप शुरुआत करो और दिल से करो, डेडिकेशन से करो। और भगवान ने चाहा, इंशाल्लाह चाहा तो एक दिन कामयाबी तो आपको मिलनी ही है, जो फिक्स है। और काम को शिद्दत से करो कि काम भी फख्र महसूस करे कि मैंने इसको किया। ये खान साहब अपनी इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो काम भी गर्व महसूस करे, काम कि मैंने इसको किया है, तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो सर जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर कोई एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है जी, और उसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचना है, तो उसे किस तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचना है तो फिर या मुंबई ही जाना होगा। जो टीनेज है या फिर इस लाइन में जो जाना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले जहां भी है
लखनऊ में है तो BNA ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर खंड नाट्य अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसरबाग में बहुत ढेर सारे जो ग्रुप्स हैं थिएटर के, मेरे जानने वाले हैं, खान साहब हैं, लेखराज पे जानने वाले हैं, तो उनके साथ ज्वाइन करके हेजिटेशन अपनी निकाल सकते हैं। थिएटर करके थोड़ा सा हेजिटेशन खत्म होगा, थोड़ा बंदा खुलेगा। उसके बाद सबसे बेहतरीन जगह है हिंदुस्तान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD। अगर यहाँ पे एडमिशन हो गया तो अब तो बहुत काम है। अब तो OTT पे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे काम है कि आपको मौका तो मिलना ही मिलना है मौका। फिर नहीं मौका मिलता है, आप रील्स बनाइए, पोस्टकार्ड बनाइए। अच्छा सर, जैसे एक गरीब घर का बच्चा है जी, वो मुंबई गया है अपने सपनों को लेकर, माया नगरी जिसे कहा जाता है, कि एक दिन मुझे भी शाहरुख सर, सलमान सर जैसे बनना है, अमिताभ बच्चन सर जैसे बनना है। और वहां पे वो अगर जाता है तो उसे किस जगह पे जाना चाहिए और कहाँ से उसे जो है काम मिल सकता है, कहाँ से उसे फिल्म इंडस्ट्री में? मेरी जो सोच है मिश्रा जी कि अपनी जो सोच है कि अगर आप अपनी जगह से, हम लोग तो यूपी में रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, अपनी जगह से अगर मुंबई जाना है तो कंटिन्यूअस नहीं जाना, जाना है फिर आना है, जाना है फिर आना है, 10 दिन स्टे करना है, फिर घर चले आना है। आप फर्स्ट विजिट में, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, एक्सपेंस को समझें। घर जब आएंगे तो एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहां जाएंगे फिर आप उस एनर्जी से काम कर पाएंगे। कंटिन्यूअस वहां रह के आप टूट जाएंगे, आपको खाने का इश्यू होगा, आपको पैसे कम दिखेंगे, रहने का प्रॉब्लम होगा। तो आपको शुरू में जाना है फिर आना है, विजिट शुरू करनी है, कंटिन्यूअस नहीं रहना है। विजिट करते करते एक टाइम ये आएगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने सारी जगह देख ली होंगी कि गोरेगांव भी मैंने देख लिया, नरीमन पॉइंट भी मैंने देख लिया, अंधेरी ईस्ट देख लिया, अंधेरी वेस्ट देख लिया। मुझे कहाँ से लोकल पकड़नी है, कहाँ छोड़नी है, तो बालाजी मुझे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और ऐसे कई हैं यहाँ पे ऑडिशन चलते रहते हैं। आप आए जाए रेगुलर रह के सगल न करें, वरना आप बीमार हो जाएंगे, लोग हैरेसमेंट करेंगे, आपको निगेटिव बातें बोलेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप आना जाना करेंगे 2, 4 बार, 5 बार, उसके बाद फिर फाइनली, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको करना ही करना है। आने जाने से एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रहने का सिस्टम आप बना लेंगे आने जाने से, खाने का बना लेंगे आने जाने से। फिर अब जब बैग आप पैक करेंगे तो फिर उस एनर्जी के साथ जाएंगे, उस नॉलेज के साथ जाएंगे कि मुझे सब पता है। तो मुझे जो लगता है कि अप एंड डाउन करना चाहिए, कंटिन्यूअस वहां नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो अगर शुरुआत में कोई जा रहा है अपने सपनों को लेकर, तो उसे पहले वहां पे जाके खुद एब्जॉर्व करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुको, वहां की सारी चीजें जानकारी एकत्रित करो कि कहाँ पे। सबसे पहले मेरी जो सोच है, मुझे जो तजुर्बा है सर, अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना है। फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो इंग्लिश को बहुत, आप मैथ में कमजोर हो जाइए, साइंस में कमजोर हो जाइए और सब्जेक्ट में 0 हो जाइए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, हिंदी डायलॉग्स आपको बोलने हैं, लेकिन आप इंग्लिश जब बोलेंगे, जो बात करेंगे, ये सबका एक वो है कि बंदा इंग्लिश बोलता है तो लोग उसको एक दूसरे वे में उसको देखते हैं यार कि ही इज एजुकेटेड बंदा, और उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सुनते हैं। आप ऐसे बात करेंगे कि यूपी से भैया आए, हटाओ ये ऐसा कुछ, आपके पीछे कानाफूसी होगी और आपको मतलब उस सीरियस वे में आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ, मजाक में लेके चलो। हाँ, तो आप इंग्लिश अगर स्ट्रांग है आपकी, आप प्रोडक्शन हाउस में आप एक्टिंग करने के अलावा वहाँ जॉब भी पा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। बैक स्टेज पे बहुत काम है, एडिटिंग में बहुत काम है, साउंड में बहुत काम है, सेट्स पे बहुत काम है, और सेट्स को बनाना, तोड़ना उनको। फिल्म सिटी में मैं जा चुका हूँ, राजीव रैकवार जो शाहरुख के जूनियर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे अब तो बहुत इस्टेब्लिश है, वो शोज करते हैं।
तो बहुत बैक स्टेज पे बहुत काम है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे पर्दे पे तो मुझे दिखना है, लेकिन घुसने के लिए थोड़े दिन थोड़े टाइम आपको बैक स्टेज पे भी सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेनी है, फिर जिंदगी बहुत आसान वहां लगेगी। और एक जुहू में अमिताभ सर के पास एक जगह है पृथ्वी थिएटर, वहां पे प्राइवेट ग्रुप्स है, प्ले होते हैं। अगर बंदा लखनऊ से जा रहा है किसी तरीके से छोटी मोटी जॉब, और जॉब भी फिल्म इंडस्ट्री के क्राइटेरिया में होनी चाहिए, हम बाहर ऑफिस बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप उस ट्रैक से कट जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ढेर सारे लोग हैं गांव देहात के, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद के, मोहम्मद अली रोड पे फ्रूट्स बेच रहे हैं, करने कुछ आए थे, फ्रूट्स बेच रहे हैं। हाँ, वो अलग एरिया, ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, वो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तो हमारा जो ट्रैक है इंडस्ट्री ट्रैक है, तो बैक स्टेज पे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आप बेवकूफ बन के जाइए, जॉब मांग लीजिए, रहिए, सारी चीजें उनसे ले लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर आपका जो रिजल्ट है आप अपना टैलेंट उसमें दिखाइए, उसमें आप पैसे भी बचाते हुए अपना कर सकते हैं। थिएटर करिए, 5-6 थिएटर करिए, 7 थिएटर करिए, और काम मिलना है। अभी मैं अपने बेटे का एडमिशन सर रोशन तनेजा से बातचीत चल रही है हमारी अंधेरी वेस्ट में, आर्यन की, तो एडमिशन उनका कराना है। 3 मंथ का कोर्सेज है, कुछ फीसेज है उनकी, अभी तो मैं बीइंग अ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कराना है, मुझे नॉलेज है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं, मेरी उनसे यही एडवाइस है कि वो आना जाना रखे, शुरू में कंटिन्यूअस ना रहें। फिर ये होता है कि यार हीरो बनने गए थे, लौट के चले आए, एक होता नहीं है, लोग हम कहाँ गए थे, मुंबई गए थे यार हीरो बनने, अभी भी लोग बात करते हैं, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी भी बात करते हैं। तो आने जाने से ये होगा कि आपको पता चलेगा बांद्रा में सस्ते फ्लैट हैं, और बांद्रा लोकल स्टेशन के पास सस्ता खाना मिलता है। सभी ने ये किया है। शाहरुख सर अजीज मिर्जा के ऑफिस में सोते थे, सुबह काम वाली जब आती थी तो कहती थी काम वाली, ये शाहरुख इधर हट, इधर पोछा लगाना है। तो सभी ने स्ट्रगल किया है, और हम थोड़ी सी कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। धर्मेंद्र की मूवीज में देख रहा था, मिश्रा जी, दिल भी तेरा और जान भी तेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी। एक मैगजीन आती थी उस टाइम, फिल्म फेयर, तो उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स कुछ भेजने थे इनको, इन्होंने भेजा, वहां सिलेक्शन हो गया, पंजाब से चले गए खेती बाड़ी छोड़ के। तो ऐसी चीजें हैं, लोगों ने स्ट्रगल किया। अब तो बहुत इजी है, अब तो आप जॉब करिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए, प्रोडक्शन हाउस में जॉब मांगिए, लोग देंगे, लोग देते हैं। और बेवकूफ अब बनाने का टाइम नहीं है, लोग अवेयर हैं, सावधान है, मल्टीमीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू सबको सब कुछ पता है। अब तो आसान है सर ब्रेक मिलना, बहुत अपॉर्चुनिटीज है बैक स्टेज पे, फ्रंट। जैसा कि अभी आपने कई सारे पॉइंट पे बात की कि एक नया लड़का जब मुंबई जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे ऑडिशन देना चाहिए, लेकिन अभी मान लीजिए कोई एक लड़का है जो लखनऊ से मुंबई गया है, उसे मुंबई के बारे में कुछ नहीं मालूम, माया नगरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उसे किस जगह जाना चाहिए कि जहाँ पे वो सही जगह पे पहुंच सके। और क्योंकि अक्सर लोग मिलते हैं कि हमें 10,000, 15,000, 5,000 दीजिए, मैं आपको लेकर चलूंगा, आपका सिलेक्शन भी करवा दूंगा, आपको काम मिल जाएगा। तो उस बारे में अगर आप कुछ बताएं। मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे शुरुआत में जो मैंने किया है, और इकोनॉमिकल, वो बहुत ही सस्ता था, बहुत सही था। सीएसटी उतरे, उतरने के बाद सीधे मोहम्मद अली रोड की बस ले ले या टैक्सी ले ले, 250 पे पूरा बेड मिल जाता है, लैट्रिन बाथरूम सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। वहां अपना बैग पैक करें, अपना लॉकर की चाबी अपने पास रखें, सीधे जुहू आ जाए, मस्जिद बंदर रेलवे लोकल स्टेशन से बांद्रा उतर जाए, वो बांद्रा के जुहू आ जाए। जुहू पृथ्वी थिएटर है, वेल नोन है, जो शमी कपूर साहब का, कपूर का खानदान उसको ऑपरेट करता है और उन्हीं के नाम से है वो। तो वहां पर बहुत ढेर सारे थिएटर हैं जो लीगल है, जो मुंबई इंडस्ट्री में लीगल है, रेपुटेटेड है। किसी तरह कई थिएटर्स ग्रुप हैं, रिक्वेस्ट करके, ऐसा करके, वैसा करके कि मैं आपकी चाय भी ला दूंगा, मैं आपके लिए पकौड़े भी ला दूंगा, आप बोलोगे मैं आपके लिए एक बोतल पानी भी ला दूंगा, ऐसा कुछ करके थोड़ी सी
थोड़ा सा फैमिलियर बन के, अच्छे बन के, मिक्स होके थिएटर ज्वाइन कर लें। वहाँ का लोकल जो थिएटर है वो सारी मुंबई की जो सच्चाई है और पॉजिटिव चीजें, उससे ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन करा देगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और शायद कहीं ऑडिशन देने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब प्ले वहां चलेगा पृथ्वी थिएटर में, और जो ऑडियंस बैठी होती है वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं होती है, वो स्पेशल, वो भट्ट साहब जैसे लोग होते हैं, वेल नोन डायरेक्टर होते हैं, वो आते हैं प्ले देखने, और उनको इनवाइट भी किया जाता है कि वो प्ले देखते हुए कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा बंदा दिख जाए जिसको अपनी मूवीज में रोल में उसको कास्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है पृथ्वी थिएटर, वहीं जाना चाहिए। वहीं एक छोटा मोटा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लेने चाहिए, बहुत ढेर सारे ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लेने चाहिए, और वहीं से आपको एक स्टार्ट और बेस्ट जर्नी मिल जाएगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे लोगों से दूर रहिए और सीधा जाइए, जैसा कि सर ने कहा कि आप थिएटर में शामिल हो जाइए, काम करिए छोटा मोटा, जिससे आपको इनकम भी होती रहेगी और आप वहाँ की सारी जानकारी जब एब्जॉर्ब कर लोगे, सही बंदों से नॉलेज हो जाएगी, हाँ, सही बंदों से कनेक्शन में आप आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही आसान हो जाएगा। नॉलेज अगर आपने जरा सा दिमाग आपका काम करता है तो सारी नॉलेज हो जाएगी। ये जो फेक ऑडियंस वाले हैं, फॉर्म प्रिंट करा लेना 10 रुपए का, फिर 10,000 रुपए के का पैसे ले लेना ऑडियंस के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे, तो वो उन सब चीजों से आप बच जाएंगे। और सर, आपके और शाहरुख सर के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी एक दोस्ती भी देखने को मिलती है। आपका नाम, आपका जो एक फ्रेम है वो भी SRK नाम से ही जाना जाता है, और आपके जो फैमिली के नाम है उसमें भी आप लगभग अपनी जो आपके फैमिली, आपके जो बच्चे हैं उनके भी सारे नाम शाहरुख सर के फैमिली से ही रखे हैं, और आपकी उनकी लगातार मुलाकातें भी होती रहती हैं, पर्सनल बातें होती रहती हैं। तो मतलब जैसे कि एक दो दोस्त हम लोग बातें करते हैं, कैसे आप शाहरुख सर से कैसे बातें करते हैं? मैं मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा ना कम बोलूंगा, एक जेन्युइन बातें करूंगा। मैं 5 बार खान साहब से मिल चुका हूं मैं, और मतलब मिल के मैंने लखनऊ के बारे में भी जिक्र करा है उनसे, और एक टाइम ऐसा आया था 3rd मीटिंग में जो मैंने बताया था कि मैंने अपने गांव के बारे में उनसे जिक्र किया था, तो उन्होंने वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, और मैंने उनको बताया गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऐसे कुछ बताया, तो उन्होंने कहाँ पे है, मैंने कहा लखनऊ से ये 80 या 90 किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप की बातें करी, और फिर मैंने उनको अपनी फीलिंग्स बताई सर कि फर्स्ट डे से मैं, फौजी का फर्स्ट सीरियल है, मैं सारे काम छोड़ के, रामपाल की मेस छोड़ के, खाना छोड़ के, मैं सबसे आगे चेयर लगाता था अपने हॉस्टल में और आपका सीरियल देखता था। तो मैं तब का फैन हूँ सर। ये अभी सो कॉल्ड मीडिया से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड वाला फैन नहीं हूँ। और एक था कि मेरे जो बच्चे हैं, इतना ब्लाइंड फैन हूँ मैं आपका कि जो मेरा बेटा है उसका नाम मैंने आर्यन रखा है, जो मेरी बेटी हुई है उसका नाम मैंने सुहाना रखा है, एक छोटा बेटा है उसका नाम अब्राम है। तो एक खान साहब का नाम लेता हूँ, शाहरुख का नाम लेता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ या कुछ देख लेता हूँ, तो एज ए डॉक्टर वो चीज़ काम करती है, वो एक थेरेपी की तरह काम करती है। उनके गाने सुन लेता हूँ, कूल हो जाता हूँ, अच्छा लगता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब सही हो जाता है। तो एक फीलिंग्स है, वो एक इंस्पिरेशन है, फिर कहूँगा एक फीलिंग्स है, एक एहसास है, और उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो आपने कभी ये नहीं देखा होगा किसी फैंस को ऐसे कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो, जैसे हमारे सलमान खान साहब करते हैं। तो उनमें यह है कि वो साफ साफ कहते हैं कि मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, अपने फैन की वजह से हूँ, ये फैन नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ये खान साहब का कहना है। और सर, जैसा कि अभी आप इस मंथ के शुरुआत में भी शाहरुख सर से फैमिली के साथ मिलने गए थे, तो सर आप जब उनसे मिलते हैं तो आपके उनके बीच में मतलब बातें क्या होती है, कि जैसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहो, जैसे कि एक दोस्त की तरह बातें होती हैं, या फिर कुछ केवल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें होती हैं? वो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो और कैसे हो। तो बहुत बिजी होते हैं वो, इतना वक्त नहीं होता है।
लेकिन उनके कुछ जो आसपास के लोग हैं वो हमसे फैमिलियर हैं, तो थोड़ा सा रिकग्नाइज करते हैं वो, तो बात करने का कुछ सेकंड्स तो मौका मिल ही जाता है। तो अब बात ये होती है कि फिल्मों से रिलेटेड बात होती है। अभी जल्दी हमारी उनकी ये बात हुई शक्ति द पावर, जिसमें करिश्मा कपूर मेन लीड में थी। उन्होंने एक रोल किया था उसमें, वो ट्रेन की पटरियों पे आके वो सिगरेट पीते हुए वो खत्म हो जाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो आपका जो एक जो रोल आपने किया था वो अभी तक कोई कर नहीं पाया है सर, और अब ना आप रिपीट उसको कर पाओगे, वो इतना बढ़िया था। शक्ति द पावर पार्ट 2 आपको करना चाहिए। इसमें वो सॉन्ग था इश्क मीना इश्क मीना, वो शाहरुख का, उसमें जो स्टेज पे बैठ के फिर कहते हैं आज चुन्नी लाल कहाँ है, बहुत अच्छा आदमी था यार, आज मुझे बचाने नहीं आया, रोज तो पीछे पड़ा रहता था। वो बहुत अच्छा था, मैंने उनसे वो चीजें शेयर की। वो जो शॉट था आंखों में आंसू ला देता था, तो वैसे डेथ हो जाती है उनकी। ये चीजें मैंने उनसे कही कि शक्ति द पावर आप सर दोबारा फिर से कहें। बहुत कम टाइम होता है, फिर भी उनका बड़प्पन है, कितने बिजी होने के बाद, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद कुछ सेकंड्स दे देते हैं, यही बहुत है, यही प्यार बहुत है। वरना कहाँ हम कहाँ वो, बहुत फर्क है भाई, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन वो अपने फैन को मुंह लगाते हैं, हम लोग मुंह लगते हैं, और मजा आता है इसमें सर। अच्छा सर, जैसे कि आप शाहरुख सर से 5 बार, जैसा कि आपने कहा, मुलाकात हो चुकी है पर्सनली, कोई ऐसी घटना रही हो, कोई ऐसा जिक्र जो आप शेयर करना चाहो? अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं उनका 52वां बर्थडे था और मैं मन्नत के बाहर खड़ा था। तो उस दिन थोड़ी सी तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। फिर तो कुछ इशू हो गया था मुंबई में, कुछ ब्लास्ट का ऐसा कुछ टेरर का कुछ इशू हो गया था। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, फोटोग्राफर बाहर थे मन्नत के गेट पे। तो चूंकि हमारी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है तो बैक डोर से पीछे चले आते हैं, ऐसा कुछ बात का। उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में एक मीडिया पर्सन आया, वो शायद एबीपी न्यूज से बिलोंग करते थे और नाम उनका नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे सारे, मेरी वाइफ थी, उन्होंने कहा आप सारे बड़े अच्छे दिख रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो, बढ़िया दिख रहे हो, कहाँ रहते हो। थोड़ी सी उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने बताना शुरू करा कि ये बच्चे हैं, इनका नाम आर्यन है, ये सुहाना है, ये अब्राम है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आईडी है आपके पास, आधार कार्ड दिखाइए। तो उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा और देखा कि सारे बच्चों के नाम रियल है, सही हैं। फिर इन्होंने वहां से फिर कैमरा ऑन किया मन्नत की गेट के सामने और आधे घंटे लाइव उन्होंने वहां पे पूरे इंडिया में लाइव न्यूज पे मैं था, मेरे घर वाले, मेरे शहर वाले, मेरे पड़ोस वाले जो मुझे कमेंट करते थे यार काम छोड़ के गए हैं। तो उस दिन मुझे प्राउड फील हो रहा था कि देखो यार ये बंदा पूरी इंडिया में आ जा रहा है, लाइव आ रहा है। और उन साहब ने मुझे लाइव 35 मिनट तक लाइव मन्नत की गेट से मुझे लाइव किया और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां मन्नत के अंदर तक गई। फिर शाम को मुझे बुलाया गया, तो मेरी बातचीत हुई, बड़ा खुश हुआ मैं। जब अपनी जगह पे आया, अपने गांव पे आया, अपने शहर पे आया, तो लोगों ने अप्रिशिएट करा उस चीज को और बोला कि फैन हो तो आप जैसा हो, रियल फैन। मैंने कहा तुम लोग समझ नहीं सकते हो, समझ नहीं पाओगे, वो पूरे साल की इंस्पिरेशन है हमारी, पूरे साल की टैबलेट है। मैं अपना बिजनेस अच्छे से करता हूँ, मैं अपने बच्चों को सही से पालता हूँ। शाहरुख खान एक नाम नहीं, फिर बोल रहा हूँ, एक फीलिंग है, एक एहसास है। और एक वो नाम ले लीजिए तो ऐसा महसूस होता कि दुनिया में सारी चीजें अच्छी करनी चाहिए। दूसरों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने माँ बाप से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने बच्चों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले, अपने दोस्तों से मिलना हो तो अच्छे तरीके से मिले। कि ये सारी यूनिवर्स मोहब्बत से हम सबको जीत सकते हैं, यूं बाहें फैला के मोहब्बत से सबको जीत सकते हैं, नफरत से किसी को जीत नहीं सकते। और सारी चीजें करेक्ट करनी है अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में, अपने थिएटर में और अपनी जिंदगी की जर्नी में। और सारी चीजें दुरुस्त रहना है, सही रहना है और सही दिशा में जाना है और सही रास्ते पे जाना है। कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जो गलत हो। ये एक हमारा इंस्पिरेशन है, ये एक सोच है लोगों की होनी चाहिए। तो फिल्मी बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा
और मेरे ख्याल से सभी फिल्मी हैं। मेरे दादा साहब राज कपूर के फैन थे, नरगिस जी के फैन थे, हम शाहरुख सलमान के फैन हैं, रणवीर सिंह के फैन हैं और सबके फैन हैं। तो हर टाइम पे ये एक ऑरा रहा है, लोग फैन हुआ करते थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती के साथ चलना चाहिए और प्यार बांटते रहिए, प्यार फैलाते रहिए, प्यार से बड़ी कुछ भी नहीं। वो तो सही है सर, प्यार से आप दुनिया को अपना जीत बना सकते हो। जी सर। और जबरदस्ती तो भाई किसी को भी नहीं अपना सकते। कुछ तो नहीं, सही है। कुछ नहीं सकता। जैसे सर शाहरुख सर के आप बहुत बड़े फैन हो, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा शाहरुख सर के साथ आपका रहा हो कि वो लम्हा आपको हमेशा मतलब याद रहेगा, वो लम्हा आपको हमेशा एक मोटिवेशन देता रहा, कुछ ऐसा अगर कोई? बैंड स्टैंड पे एक होटल है, ताज होटल है, वहाँ पे उनका बर्थडे था। मैं बर्थडे में उनके एक उनका वो होता है कि अलाउड करते हैं, बैंड अलाउड करते हैं। तो मैंने पहना, मिला मुझे, मिलता है। हमारा ग्रुप्स है लखनऊ, शाहरुख फैन फोर्स यहाँ लखनऊ में है, तो ग्रुप्स के साथ में गया था, तो बैंड मिला, तो हम लोग अंदर गए ताज में, शाहरुख के साथ फोटो वोटो कराई। फिर उसके बाद ये होता है सिस्टम की और लोगों को मौका दिया जाए। फिर तो ये होता है कि एग्जिट गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे दिल में हुआ कि एक बार फिर मिला जाए सर से। तो वो बैंड जो है मैंने नहीं कटवाई और फिर पीछे से जाके मैं उनसे मिलने की कोशिश मिला। जैसे उन्होंने हमें देखा, उनसे कहा फिर आ गए तुम हमसे मिलने, ये दिस इज नॉट फेयर रईस, और लोगों को मौका दो, दिस इज नॉट फेयर रईस। तो मुझे लगा यार ये बंदा मुझे मेरे नाम से जानता है, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे प्यार से डांटा कि और लोगों को मौका दोगे, नहीं दोगे तुम्हें घूम घूम के आ गए। फिर आ गए तुम। तो मैं हंसा, वो हंसे। उसके बाद बाहर आए हम, फिर वहां पे उनकी एक शर्ट थी, उनका एक एम्प्लॉय था, कुछ गुजरात का है वो, तो उस बंदे से मैंने कहा शाहरुख साहब की ये शर्ट हमें गिफ्ट में दे दो। उन्होंने गिफ्ट में दी, मैं अभी भी अपने घर पे रखी हूँ वो शर्ट। एक वो मोमेंट था हाँ शाहरुख की जो पर्सन उन्होंने पहना था, तो अपने 52वें बर्थडे पे वो मेरे पास रखी हुई है। अभी जल्दी उन्होंने 5 बॉटल दी, 3 बैग मिठाई के दी हमारी फैमिलीज को, और ऐसे गिफ्ट वो करते रहते। खाने की ढेर सारी चीजें दी। अभी 2 नवंबर जो था सबको देते हैं वो, कि आए हो भूखे भी ना रहो, दी सबको। एक अच्छा मोमेंट रहता है और इंस्पायर्ड हो जाते हैं सर, पॉजिटिव एनर्जी ढेर सारी मिल जाती है। वरना नेगेटिव कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लानी पड़ेगी, चाहे आप मैं ऐसे करके पा लेता हूँ, दूसरे लोग दूसरे वे होंगे, दूसरे रास्ते होंगे, वो पा लेते होंगे। तो सर आपने बहुत सारी जानकारी दी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, आप SR के सर के फैन हैं, उनसे आपकी मुलाकातें, उनके बीच में जो आपकी बातें होती हैं उन पे हमने बातें की, और आपने बहुत सारे नॉलेज भी दिए कि एक नए एक्टर को मुंबई जाके क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात आती है जी सर, कि आप मुंबई तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टर जो होता है उसे एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले कि वो ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट कर दे, या फिर अपने शहर में कोई एक हॉस्टल बना ले, या फिर एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर दे कि उनके ना होने पे भी वो बिजनेस चलता रहे, ताकि उनको पैसे की प्रॉब्लम ना हो। इनकम ऑफ सोर्स। हाँ, इनकम ऑफ सोर्स वो आता रहे तो काम करने में मजा आता है। फिर आप किसी से पैसे दे के वहां जाएंगे तो वो शायद ठीक नहीं। तो इनकम ऑफ सोर्स इंक्लूड आपकी पर्सनालिटी के साथ चलना चाहिए। सर एक जो एक्टर की लाइफ स्टाइल होती है, जैसे हम देखते हैं कि स्क्रीन पे चमचमाती हुई उनकी एक दुनिया होती है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है? लाइफ स्टाइल कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, वो एक एक्टर बनने के लिए तो पर्सनल ग्रूमिंग का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा कि पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए और जूसेस वगैरह लेना चाहिए। डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब आप फिट रहेंगे तभी किसी के सेट पे पहुंच पाएंगे, काम कर पाएंगे। और फिटनेस का इश्यू रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट और पॉजिटिव दिमाग, ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो आप डेफिनेट
बेहतर करेंगे और कमाल करेंगे। जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी में कमाल करते हैं, तो डेफिनेट कमाल होगा और कमाल कर जाएंगे आप। और सर ये बर्गर, टिकिया, चाउमीन, ये सारी ये सबको पता है, ये थोड़े टाइम के लिए जबान को तो टेस्ट देती है, लेकिन फिर पूरे सिस्टम का कबाड़ा कर देगी। आपको कोई रोल मिला, आपने इतनी मेहनत की, कोई रोल आप तक आया, आपने टिक्की खा के आपका पेट खराब है, लूज मोशन इज गोइंग ऑन, तो फिर बेकार है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी चीजें खानी चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सेहत अच्छी रहेगी तो चेहरा अपने आप, मेकअप करने की शायद जरूरत नहीं, आपका चेहरा तो वैसे ही ब्राइट करेगा। जैसे कि एक आम लोगों की जिंदगी होती है, और जैसा कि आप भी एक एक्टर हैं और शाहरुख सर आपके बहुत ही क्लोज हैं, तो क्या एक आम जो लोगों की जिंदगी होती है और शाहरुख सर की जिंदगी सेम ही होती है, कि जो मतलब एक्टर लोग होते हैं उनकी लाइफ में कुछ अलग होता है? एक्चुअली जो एक्टर होते हैं, जो पर्दे पे आ जाते हैं मिश्रा जी, वो पब्लिक फिगर हो जाते हैं। वो अपना सारी बॉडी उनकी होती है, उनका फेस खुद का होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पब्लिक फिगर हो जाते हैं। तो कोई फैंस अगर आता है, सेल्फी मांगता है या फोटोग्राफ मांगता है, तो बहुत इजीली दे देना चाहिए। और ये सोच के देना चाहिए कि यार इस काम में उस फैन की कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई गलती है, जो मैंने ऐसा कुछ काम किया है कि ये लड़का, ये फैन मुझसे अट्रैक्ट होके मेरे साथ फोटो शूट कराना चाहता है। तो गलती मैंने करी है, ना कि उसने की है वो आके मेरे पास। तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि वो देख के मुझे एक्साइट हो रहा है, तो मेरी गलती है। तो मेरी गलती है तो उसकी कोई गलती नहीं, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, उसको प्यार से पास बुला के एक फोटो दे देनी चाहिए, प्यार से बातें कर लेना चाहिए। हाँ, वो आपको अपना हीरो, अपना गॉड मानता है। हाँ, क्योंकि उसकी कुछ गलती नहीं है ना, गलती तो हमारी होती है ना। अच्छा सर, जैसे कि आप शूटिंग पे अक्सर जाते हो, शूटिंग पे कुछ ऐसा कोई फनी मिस्टेक रहा हो कि जो आप ना करना चाह रहे और हो गया? सर एक कैरेक्टर था, एक बंदा था, वो केशव मुखर्जी टाइप का था। तो उसका हाव ऐसा था, उसको अल्कोहल का एक शॉट मिला था और उसको करके आना था, लेकिन उसने उस दिन इतनी होशियारी की, थोड़ा अल्कोहल पी के आया कि मैं पूरा ही अल्कोहलिक टाइप का लगूं। तो एक फनी मोमेंट था सर। हाँ, कि मतलब वो पी के ही क्योंकि कुछ बोलेगा नहीं और एक्टिंग करता रहूंगा, तो कोई समझ नहीं पाया। बाद में उसने बताया कि मैंने थोड़ा सा लिया था, तभी मैंने ये परफॉर्म करा। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि शूटिंग पे मान लीजिए कि कोई स्टार है जो लेट आता है? लेट आते हैं वो, मेरे ख्याल से वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कुछ कर पाते होंगे। और ऐसे लोग के लिए क्या बोला जाए, बहुत ऐसे इंडस्ट्री में है, अक्सर लेट आते हैं। जैसे कि अक्षय सर के बारे में तो अक्सर वो खुद ही कहते हैं कि मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ही उठता हूँ और सेट पे सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। मुंबई एक दिन रहा, किसी ने बताया कि अक्षय सर जुहू बीच पे 4 बजे सुबह आ जाते हैं। मैंने सोचा देखा जाए, तो मैंने एक रात में ओला कैब की और जुहू बीच पे गया, तो 5-6 लोगों के साथ कोई बंदा घिरा हुआ था, रनिंग कर रहा था। तो मुझे पता चला ये अक्षय सर है। तो रियल में वो हीरो है फिटनेस के। तो सच में उठते हैं? सच में तो वो जल्दी सो जाते हैं। ऐसा सिर्फ इंटरव्यू तक नहीं है, वो रियल में ऐसा करते हैं। और मैंने उस चीज को, मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत हुआ है कि अक्सर एक्टर लोग कहा जाता है कि 10-11 बजे से पहले वो सोकर नहीं उठते। हाँ, तो अब अक्षय सर की आप एज देख लो और एनर्जी देख लो। एनर्जी का लेवल किसी 18 साल के ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करो तो 20 ही पाओगे। तो ये रीजन है कि वो पॉजिटिव मोड में है, पूरी नींद लेते हैं 8-9 घंटे की, टाइम से सोते हैं, टाइम से जगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और जो बंदा अपने जिंदगी में 24 घंटे में 1 घंटे अपनी बॉडी को ना दे, तो क्या मतलब है उस बंदे का होना? फिर बेकार है, वेस्टलेस है। हाँ, जरूरत तो इसकी, अगर बॉडी नहीं सही होगी तो बॉडी नहीं सही है तो कुछ भी नहीं सही है, कुछ भी नहीं सही है। अच्छा सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन रहा हो, आपको प्रोड्यूसर ने कहा हो कि आपको ये सीन करना है, और उस सीन पे आपको हंसी आ रही हो? जी सर। और फिर आप वहां पे क्या के कैसे उस सीन को किए? एक सीरियस मोड में परफॉर्म करना हो, या मतलब करना हो और आपको हंसी आ रही हो, तो मुझे लगता है अगर हंसी आ रही है तो हंस के ही वो परफॉर्म कर देना चाहिए।
वो एक फिर क्यूरियस सा मोमेंट हो जाता है कि हंसते हुए किसी क्रूर चेहरे को दिखाना या क्रूर एक्टिविटी क्रूरता के साथ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो हंसते हुए भी भयानक लगते हैं, ऐसा कर देना चाहिए अगर आपका मूड फनी पे है तो। नहीं सर, जैसे मान लीजिए कि अभी हमें सीरियस करना है कि मान लीजिए कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि आप जा रहे हो या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और वहां पे अगर आपको हंसी आ रहा है तो आप कैसे, वहां पे तो सीरियस मूड में ही करना होगा। हाँ, तो थोड़ी देर मूड को स्विंग कर लेना चाहिए, मूड को कैरेक्टर में घुस जाना चाहिए, फिर उसके साथ परफॉर्म करना चाहिए। सर, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मूड को स्विंग करते हैं, मूड को चेंज करते हैं, फिर वैसे मोमेंट में आ जाते हैं। सर, फिल्मी दुनिया का कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपको अपने रियल लाइफ में लगता हो कि ये एक अच्छा पॉजिटिव थिंग्स है, जब भी आप नेगेटिविटी आपके मन में आती हो तो आप उस डायलॉग को सोच के अपने उस नेगेटिविटी को खत्म करते हो? जब खान साहब का जब बर्थडे होता है तो दुनिया के सारे काम छोड़ के मैं उनसे मिलने जाता हूँ, फिर मुझे फिर तब एक ही डायलॉग सूझता है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। ये डायलॉग से हमारा सर, ये डायलॉग आप कहीं उस प्यार वाली मोहब्बत में, क्योंकि ये सर ये लाइनें वहीं पे यूज किया जाता है। बीइंग अ मैरिड, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बोल के मैं घर में मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी ये ठीक रहेगा। घर पे जाना भाभी से भी बचना। तो इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। और ये सही है सर, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाओगे तो खुदा भी उसे वो मिलाने की साजिश जरूर करेगा। हाँ।